हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां हम लोग को 9 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है अभी कौन से दो देश सदस्य बने हैं या ब्रिक्स बैंक का। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताते हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा है, किस राज्य सरकार ने आदर्श ग्रामीण गांव विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो किसने शुरू किया है, आपको सही बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसको मध्य प्रदेश सरकार ने जो है शुरू किया है। किस सरकार ने जो है शुरू किया है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। तो इसको ध्यान रखना है। ये वृंदावन आपका जो है ये प्लेस अगर देखेंगे तो ये आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये योजना जो है, ये योजना मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, एमपी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये वृंदावन नाम से अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको ये मत सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश सरकार ही लॉन्च करेगी। तो ये मध्य प्रदेश सरकार लॉन्च की है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है आदर्श ग्रामीण गांव विकसित करने के लिए जो है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। इसमें क्या होगा, ये जो योजना आएगी, इसमें कम से कम 2000 लोगों और 500 गायों वाले गांवों को जो है वृंदावन ग्राम के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। कितने लोग रहने चाहिए, कम से कम उसमें 2000 लोग रहने चाहिए उस गांव में, और 500 गायों वाले जो है गांव को, मतलब उस गांव में जो है कम से कम 500 गाय होनी चाहिए और 2000 लोग उसमें निवास करते हो। उस गांव को जो है वृंदावन ग्राम के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। तो यह योजना जो है गाय पालन, जैविक खेती और सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और ग्रामीण उद्यमिता को जो है बढ़ावा देती है। तो ये सब क्षेत्र में जो है ये कार्य करने वाली है। जैसे जैविक खेती कैसे होगा, इन गाय, अगर वहां गाय रहेंगी तो उनके उनसे जो है मलमूत्र जो निकलता है उसको खेत में डाला जाएगा, जो उनका खाद होता है वो खेत में डाला जाता है, तो जैविक खेती होगा। सोलर एनर्जी को वहां बढ़ावा देना होगा, और वाटर कंजर्वेशन को जो है बढ़ावा देना होगा। ये सब वहाँ जो होने वाला है, जो जिसको जो है जिस गांव को मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना घोषित किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है जेनिफर गिर्लिंग्स जो है सीमंस, इनका पूरा नाम है जेनिफर गिर्लिंग्स सीमंस। ये लेडीज हैं, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये आपको बताना है किस देश की जो है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है अब पद ग्रहण किया है। सूरीनाम, चिली, घाना, आयरलैंड। तो किसकी जो है राष्ट्रपति बनी है दोस्तों, तो पहली राष्ट्रपति जो है सूरीनाम की बनी है। किसकी, सूरीनाम की। तो ध्यान रखना है, सूरीनाम बहुत बड़ा देश नहीं है, अभी आपको मैप में दिखा देता हूँ, लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति है। और उसके बाद इस देश न्यूज में है, तो कभी आपसे चर्चा में है, इस कभी पूछा जा सकता है, राजधानी पूछ ले या ये किस देश की बनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जेनिफर गिल्लिंग्स है, सीमंस है, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और ये वर्तमान जो है राष्ट्रपति चांद संतोखी को जो है प्रतिस्थापित करेंगे। इनको जो है दोस्तों, चांद संतोखी को जो है प्रतिस्थापित करके अब ये सूरीनाम की जो है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अब देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका है आपका। दक्षिण अमेरिका में अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वेनेजुएला हो गया, गुयाना हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया, उसके वो ब्राजील हो गया, उसके बीच में जो है ये है सूरीनाम आपका स्थित है। कहाँ है दोस्तों, ये सूरीनाम आपके सामने है मैप में। इसकी राजधानी जो होता है पैरामेरिबो होता है। तो पैरामेरिबो इसकी राजधानी होती है। इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दक्षिण अमेरिकी देश है और अटलांटिक ओशन से ये सीमा साझा करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस देश ने जो है भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए जो है नई नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना शुरू की है। अब क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, आपके नॉलेज के लिए भी जो है महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आप गोल्डन वीजा के रूप में वहां जाना चाहते हैं, तो लगभग लगभग 23-23.5 लाख रुपया खर्च करके आप उस देश की नागरिकता ले सकते हैं। तो अब आपको बताना है किस सरकार ने जो है एक गोल्डन वीजा नामक पॉलिसी जो है शुरू किया है, जिसके तहत वहां रहना अब आसान हो जाएगा।
तो यूएसए ने, यूएई ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने, इजराइल ने या सऊदी अरब ने दोस्तों। तो किसने शुरू किया है? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसने जो है शुरू किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखेंगे इसके बारे में क्या है, इसके बारे में पूरा। तो यूएई ने जो है, संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए जो है एक नई नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना शुरू की है, जो बिना किसी संपत्ति या व्यवसायिक निवेश के आजीवन निवेश की जो है पेशकश करती है। तो यूएई नामांकन आधारित गोल्डन वीजा का बारे में और देखेंगे। तो यह एक क्या है, दीर्घकालिक निवास वीजा है, और जो विदेशी नागरिकों को जो है स्थानीय प्रयोजन की आवश्यकता के बिना यूएई में रहने के लिए, उसको वहां काम करने के लिए, अध्ययन करने के लिए या व्यवसाय चलाने में जो है सक्षम बनाती है। अब देखेंगे, अगर ये उद्देश्य देखेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे सरकार जो है वहां की कितनी जो है होशियारी से काम कर रही है। देखेंगे उद्देश्य इसका क्या है। जो विज्ञान होता है, विज्ञान, संस्कृति, व्यापार और नवाचार में जो है वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करना। देखेंगे, देख रहे हैं क्या है कि पूरे पूरे वैश्विक प्रतिभा जो है उसको कैसे अपने यूएई में जो है लाया जाए, उसको इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है इस सरकार ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या होता है? ब्रेन ड्रेन मतलब यही होता है कि जो है मस्तिष्क का जो है ड्रेन कर लेना। जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, कल्चर के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, उसको अपने यहाँ आकर्षित कर लेना। अब वहां जाएगा तो वहां के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, और ये वहां जाएगा तो कई सारे वहां ये जो है तो रहेगा, तो वहां के लिए फायदा रहेगा। तो ये होता है ब्रेन ड्रेन। तो इसके लिए सरकार ने ये जो है शुरू किया है कि कैसे वैश्विक प्रतिभा को, स्किल को अपने यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, उसके लिए ये योजना शुरू किया है। अब इसमें देखेंगे कुशल पेशेवरों और उद्यमियों के लिए जो वैश्विक केंद्र के रूप में जो है यूएई की स्थिति को बढ़ावा देना है, उसका एक उद्देश्य ये भी है। अब गोल्डन वीजा जो ये शुरू किया है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको देखिएगा। मुख्य विशेषता क्या है? आजीवन निवास आप वो पा सकते हैं वहां, यानी संपत्ति की जो है बिक्री पर कोई नवीनीकरण या समाप्ति नहीं होगी। आप जो है कोई नवीनीकरण आपको नहीं कराना पड़ेगा, एक बार हो गए तो हो गए वहां का। एक मुश्त शुल्क आपको देना होगा, लगभग 23.3 लाख रुपया देने के बाद आपको ये चीजें मिल रही है। कहाँ? यूएई में ये चीजें मिल रही हैं। कोई निवेश की आवश्यकता आपको नहीं होगी, कोई संपत्ति या व्यवसाय निवेश की जो है आपकी आवश्यकता भी नहीं होगी, कोई प्रायोजक आवश्यकता नहीं है, यानी आप कह सकते हैं स्थानीय यूएई परियोजना से जो है स्वतंत्र है। यहाँ कोई आपको स्पॉन्सर किसी को नहीं करना पड़ेगा कि मैं इसे जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो ये चीजें होती है ना, जैसे कहीं आप बस रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों से आपका जो वो होता है कि हाँ हम यहाँ जो है हम इनको जानते हैं, और ये यहाँ रहने दीजिए इनको। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, किसी को स्पॉन्सर लेने की आवश्यकता नहीं है, जाके आप खुद जो है बस सकते हैं यहाँ। निर्बाध निवास जो है यहाँ रहेगा, वीजा बिना जो है, वीजा खोए बिना। वीजा खोए बिना मतलब जब तक आपके पास रहेगा, ये वही से बाहर 6 महीने से अधिक समय तक आप रह सकते हैं। ये जो है ये नहीं है कि 6 महीने से 6 महीना आप कहीं रहेंगे तो आपकी जो है नागरिकता चली जाएगी। तो यहाँ ऐसा कुछ प्रावधान भी नहीं है। वीजा वीजा अगर आपके पास रहेगा तो आप जो है 6 महीना बाहर भी रह सकते हैं यूएई के। तो कई सारी सुविधाएं जो है शुरू किया है ब्रेन ड्रेन को जो है यहाँ लाने के लिए, स्किल को जो है जो वैश्विक लेवल पे स्किल है उसको आकर्षित करने के लिए यूएई सरकार ने ये जो है कदम उठाया है। तो यूएई के लिए अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि जो विश्व लेवल की जो प्रतिभा है वो जाकर के वहां निवास करेगी, तो उसके लिए जरूर काम करेगी उस देश के लिए। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आप जाना चाहते हैं तो 23 लाख के आसपास रुपया आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, आप जाकर के यूएई में निवास कर सकते हैं। अगला है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया था। अभी देखिएगा सरकार के बारे में आपको बताते हैं। पहले ये बताइए किस मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको जो है शुरू किया था।
कौन सा योजना? राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। देखते हैं इसके बारे में क्यों चर्चा में है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने धन की कमी यानी फंड की जो है कमी के शॉर्टेज की वजह से इन्होंने कहा है इसके कारण से राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति यानी जो एनओएस दिया जाता था उसके तहत जो चयनित 106 उम्मीदवारों में से 66 के अंतिम पुरस्कार पत्र रोक दिए हैं। आप सोचिएगा, सरकार के पास हर चीज के लिए धन रहता है। जो बच्चा वो भी ये जो स्कॉलरशिप लॉन्च किया गया था वो हाशिए पर खड़े लोगों के लिए, हाशिए पर पड़े समुदाय के छात्रों के लिए लाया गया था। अब सोचिए, सरकार के पास इतना मनी कम है कि 106 छात्रों को जो है विदेश में जाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, विदेश में जाने से जो पढ़ने जा रहे थे उनको जो उनके पास मनी की कमी हो गई है। सरकार के पास और सब चीजों के लिए कमी नहीं हो रही है, शिक्षा पे ही जो खर्च किया जा रहा है कि उसी पे सरकार को जो है ये सब चीजें रोकना चाहिए। अब इस पे जो है विचार करना चाहिए कि क्या जो है ये वास्तव में ये सही चीज है। तो ऐसा ही नहीं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लोगों को ये दिया जा रहा था, ओनली 106 लोगों को लिए 106 लोगों के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा था। अब सोचिए कि 106 इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं यहाँ, 106 लोग अगर कहीं विदेश में गरीब लोग पढ़ने जा रहे थे, सरकार को इन्हीं लोग की जो है क्या पैसा रोकना चाहिए था। तो राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना जो है यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों को जो है ट्यूशन, रहने के खर्च और अन्य लागतों के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करके विदेश में उच्च शिक्षा, उसमें मास्टर की डिग्री और पीएचडी की डिग्री आप प्राप्त करने में सक्षम बनाते थे। यानी आप जो है 2 डिग्री पा सकते थे, एक मास्टर की और एक जो है पीएचडी की। तो इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल थे, लक्ष्य समूह कौन कौन से थे? तो अनुसूचित जातियां इसमें शामिल थी, विमुक्त खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजातियां इसमें शामिल थी, भूमिहीन कृषि मजदूर इसमें शामिल थे और पारंपरिक कारीगर जो है इसमें शामिल किए गए थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना, आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसको देखते हैं, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? तो मास्टर के लिए, अगर मास्टर का डिग्री के लिए अप्लाई किए हैं विदेश में, तो 60% के साथ जो है स्नातक की डिग्री आपका होना चाहिए। और उसके बाद अगर पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 60% या उससे अधिक के साथ जो है मास्टर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो आयु सीमा आपका 35 वर्ष से कम होना चाहिए। आयु सीमा तो 35 वर्ष हो गए, आय सीमा हो गया कि परिवार की वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, तब आप वहां जो है जा सकते हैं। विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्या है? तो जो शीर्ष क्यूएस रैंकिंग वाले जो है, शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग वाले संस्थानों में बिना शर्त आपको प्रवेश दिया जाता था। और विदेश में जो है पहले से वो व्यक्ति अध्ययन या बसाव न किया हो, मतलब पहली बार विदेश गया हो, प्रति परिवार कम से कम 2 बच्चे इसके लाभ पा सकते हैं। लेकिन ये सीट खाली रहेगा तो दूसरा बच्चा मिलेगा, नहीं तो एक ही बच्चे को जो है ये लाभ मिलेगा। और वार्षिक स्लॉट देखेंगे तो प्रति वर्ष जो है 125 छात्रवृत्तियां इसमें दी जाती हैं। ठीक, मतलब 125 छात्रवृत्तियां मैक्सिमम जो है दी जा सकती है। उसमें एससी के लिए जो है 115 निर्धारित किया गया है, विमुक्त जनजातियों के लिए जो है 6 निर्धारित किया गया है, या मजदूर और कारीगरों के लिए जो है उनके बच्चों के लिए 4 जो है स्कॉलरशिप जो है लॉन्च किया गया है। तो इतने लोग जो है 4 लोगों को जो है शामिल किया गया है। तो 125 लोगों को सरकार जो है इसमें शामिल कर सकती है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें देखेंगे तो जेंडर को जो है ध्यान रखा गया है, लिंग कोटा भी इसमें रखा गया है। यानी अगर जितने लोगों को पुरस्कार ये दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, उसमें 30% महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेगा। यानी आपको ध्यान रखना है, ये 30% कम से कम महिलाओं को आपको देना अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट था। अगर आप इसमें से कोई भी ऐसा, सरकार अभी बहुत लोगों को ये इसका स्कीम पता ही नहीं होगा कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है, तो कम से कम आप उसी उसी के हिसाब से आप जान भी तो लिए कि हाँ सरकार ऐसा कुछ स्कीम चला रही है जिससे ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है कि हाँ हम भी इसके लिए जो 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 रिक्वायरमेंट होगा वो पूरा करें, उसके बाद विदेश जा सकते हैं आराम से। अगला कह रहा है, भारत में जो है पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये यूपीआई से संचालित जो है बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? तो सही उत्तर आपका रहेगा बेंगलुरु में ये शुरू किया गया है।
तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसको शुरू किया गया है, यूपीआई लिंक्ड बैंक शाखा। तो भारत का यह पहला यूपीआई से संचालित बैंक शाखा होगा जो बेंगलुरु की कोरामंगला में खोला गया है। तो इससे जो है, जो स्लाइस है, स्लाइस क्या है, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है भारत की, उसके द्वारा जो है ये खोला गया है। इसके साथ क्या होगा, स्लाइस ने यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी यहाँ जो है लॉन्च कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, हर लेन देन जो आपका होगा, ट्रांजेक्शन जो होगा वो यूपीआई से किया जाएगा। यानी बैंक में भी अब ये जो आपका हर चीज यूपीआई से किया जाएगा। जैसे आपको पैसा जमा करना है यूपीआई से हो जाएगा, पैसे निकालना है यूपीआई से हो जाएगा, विड्रॉल करना है, ये सब जो है यूपीआई से जो है कनेक्ट करके शुरू किया गया। भारत का पहला शाखा है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जो है कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के बारे में जो है ब्रिक्स बैंक का सदस्य बने हैं। तो ये कह सकते हैं 10th और 11th नंबर के सदस्य बने हैं। तो इसमें से विकल्प में आपके सामने है चारों, और इसको देखिए कि कौन से देश जो है इसके सदस्य बने हैं, ये आपको बताना है। तो कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, चिली, या घाना और केन्या, या फिलीपींस और जो है फिजी। तो कौन से दो देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के 10वें और 11वें सदस्य बने हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है। कौन कौन से दोस्तों, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है इसके दो सदस्य बने हैं। अभी हाल ही में जो है, अभी हाल ही में मतलब बहुत जल्दी ही आपको बताए थे, अल्जीरिया जो है 1 महीना लगभग हो गया है, अल्जीरिया जो है इसका 9वां सदस्य बना था। कौन सा सदस्य, 9th सदस्य बना था। अभी कोलंबिया जो है इसका 10वां सदस्य बन गया है, उज्बेकिस्तान इसका जो है 11वां सदस्य बन गया है। तो अब टोटल आपका जो है 11 सदस्य हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक। तो हाल ही में जो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक जिसे कहते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किया गया था। इसको क्रमशः जो है बैंक का क्रमशः 10वां और 11वां सदस्य बनाया गया है। किसको, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक क्या है, इसको जो है जुलाई 2014 में इस पे हस्ताक्षर किया गया था, सिग्नेचर किया गया था, और जुलाई 2015 में इसे लागू कर दिया गया है। यानी अगर कहेंगे पूर्णतः इसकी स्थापना जो है 2015 जुलाई में हुआ है। और संघाई चीन में इसका जो है क्या है, हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संघाई में ही आपके है। तो कह सकते हैं जब जहाँ ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है, क्योंकि ब्रिक्स बैंक का इसका नाम भी है ब्रिक्स बैंक, तो ब्रिक्स बैंक का जो है जहाँ हेडक्वार्टर है वही संघाई सॉरी, ब्रिक्स बैंक का जहाँ हेडक्वार्टर है वही आपका ब्रिक्स का भी हेडक्वार्टर है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक जो है संगठन आपका जो है क्या होता है, एससीओ होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं, ये आपको बताना है कहाँ है। तो इसके सदस्य देखेंगे, तो ये जो है ब्राजील हो गया, देखेंगे यहाँ आपको BRICS, ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप पहले देखिएगा। ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये ब्रिक्स क्या है, आप कह सकते हैं जो है ब्रिक्स के जो है 2010 तक ये सब सदस्य थे। उसके बाद से कोई सदस्य इसमें कुछ दिन तक नहीं था। तो ये सब इसके संस्थापक थे, 2015 में इसको स्थापित किए थे मिल करके। बाद में बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, उसके बाद अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसमें जो है शामिल हो गए हैं। तो अभी जो है हाल ही में अल्जीरिया शामिल हुआ था। उसके बाद अभी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसमें जो है 10वें और 11वें मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट कर लिए हैं। अब आपको बताना है ब्रिक्स में अभी जो है इंडोनेशिया जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है, ब्रिक्स में अभी जो है इंडोनेशिया शामिल हुआ है। तो इंडोनेशिया जो है 10वें मेंबर्स के रूप में शामिल हुआ है। किस मेंबर के रूप में, 10वें मेंबर के रूप में। पूर्णतः अभी जो है 17वां ब्रिक्स का मीटिंग हो रहा था। कहाँ हो रहा था दोस्तों, ब्राजील के जो है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अभी कल परसों में आपको इसको बताए थे। और अभी 18वां जो होने वाला है ब्रिक्स, ये कहाँ होने वाला है दोस्तों, अपने यहाँ इंडिया में ये होने वाला है। तो भारत इसका जो है मेजबानी करने वाला 2026 में 18 नंबर का जो है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। तो इसको में जो है अभी आपको बताना है इसमें और कौन से देश जो है, इंडोनेशिया इसमें 10वां जुड़ा, और कौन से देश इसमें शामिल है। 5 तो आपको बता दिए, एक 6। अब 4 देश जो है आपको बताना है कि इसमें 4 देश और कौन से शामिल है ब्रिक्स में। तो अगर ये आप जान जाएंगे तो फिर आप आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई विकल्प 4 रख करके। एक उसमें दे देगा कि कौन इसमें जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
तो इंडोनेशिया भी शामिल हुआ है, कि इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर जो था वो समाप्त होता है, लेकिन अभी हम लोग जो है रिवीजन सेक्शन देख लेते हैं विद इन वन से 1.5 मिनट में। तो भारत के पहले है राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया है। ये देखिएगा, कह रहा हाल ही में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। ये चीजें मैं आपको बता दिया। और 18वां जो होने वाला है 2026 में, 2026 में, ये भारत में होने वाला है। कहाँ होने वाला है दोस्तों? इंडिया में होने वाला है। अगला है, चर्चा में रही सीन नदी जो है किस देश की राजधानी से बहती है? सीन नदी में अभी जो है, सीन नदी में बहुत अच्छा सफाई हुआ था। यहाँ जो है पेरिस पेरिस में जो है ये स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है होकर बहती है ये। यहाँ आप जानते हो पेरिस में अभी ओलंपिक हुआ था, इस प्रकार से इसका बहुत साफ सफाई हुआ था। तो यहाँ जो है तैराकी वगैरह शुरू किया गया है। अगला है, चर्चा में रहा बुक्कापटना चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जो है कर्नाटक में स्थित है। कल मैं इसके बारे में पूरा बताया था। अगला है, किस महीने की जो है, किस महीने को सरकोमा कैंसर जागरूकता माह के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका जो है जुलाई महीना को ये चीज नामित किया गया है सरकोमा कैंसर के। तो दोस्तों आज का सेशन जो था, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।